एग्जैक्टली साइकोलॉजी होता क्या है, हम डिफाइन कैसे करते हैं? दिमाग में क्या चल रहा है जिसकी वजह से लोग जैसे बिहेव कर रहे हो कैसे कर रहे हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो क्या उनका एक डेटा भी क्रिएट होता है? तो यहाँ पर हमारा काम है ये देखना कि ये दो बच्चे हैं, ये अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। कि राजस्थान के गांव में कोई लड़की या लड़का बैठा हो किसी दूर ढाणी में, तो अगर मैं एकेडमिक स्ट्रेस ले रही हूँ तो मैंने अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि मुझे एकेडमिक स्ट्रेस स्टडी करना है। मन का एक ओवरऑल व्यू मैं जानना चाह रहा था इस सब्जेक्ट के बारे में। नया आंसर क्या ऑफर कर सकता हूँ एज अ रिसर्चर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइंटिस्ट। शुभांगी, अभी मौसम चल रहा है एग्जाम्स का और एग्जाम्स हो भी चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स के चल भी रहे हैं। कई सारी थेरेपीज है, उनके थ्रू वो लोगों को मदद करता है खुद को समझने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दिनकर शर्मा डिटॉक्स पर, पावर्ड बाय कुदरती स्टूडियो। दोस्तों, हम आपके लिए लाते हैं हाईली नॉलेजफुल और इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट, और उन पॉडकास्ट के लिए आपका प्यार हमें रोज देखने को मिलता है, तो थैंक यू सो मच। डिटॉक्स और कुदरती स्टूडियोज की ये कोशिश रहती है कि यंग टैलेंट्स को भी आपके सामने लाया जाए, और इसी तरह का यंग टैलेंट स्पेशली करियर गाइडेंस के लिए आज हमारे बीच में है शुभांगी सिंह। हेलो शुभांगी। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस अच्छे हैं। ये है शुभांगी सिंह, यंग टैलेंट साइकोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप कम एज में काफ़ी आपने साइकोलॉजी की स्टडी में, आपका प्रोफाइल जब पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा लगा कि आपने काफ़ी लंबी जर्नी साइकोलॉजी को पढ़ने में और लोगों को गाइड करने में, साइकोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स को टच करने में की है। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। First of all, namaskar to everyone, and thank you for inviting me here, sir. Thank you so much. It's a great privilege to be here. I felt this podcast was much needed for people to know about this subject. Yes. And how we can apply it in our daily life, as well as how this subject can really help people in their careers, right? मैं जब छोटी थी तो कई बार मैं ये सोचती थी कि मैं जिस तरीके से बिहेव करती हूँ मैं क्यों करती हूँ, और या फिर मैं जैसी हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ। कई बार मुझे लगता था दैट आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैनी पीपल, राइट? सो एज आई ग्रू अप एंड सडनली आई थॉट कि ऐसी कौन सी फील्ड है जो मेंटल हेल्थ, बिहेवियर, ये एक्सपीरियंसेस को स्टडी करती है। ये आपको स्कूल में ही सेंस होने लगा था? जी। अच्छा। गूगल बाबा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको हर नॉलेज मिल जाती है, राइट? है ना? तो मैं जब एक्सप्लोर किया तो मैंने पाया कि द साइकोलॉजी इज द स्टडी और साइंस ऑफ बिहेवियर एंड द माइंड, राइट? सो वो मुझे इतना इंटरेस्ट करा, मुझे लगा अच्छा शायद इस फील्ड से मुझे अपने बारे में कुछ नॉलेज मिलेगी। ओके। धीरे धीरे मैंने पहले बैचलर्स का कोर्स किया साइकोलॉजी में, राइट? सो आई स्टडी फ्रॉम भोपाल, राइट? और करते करते मुझे कई सारे फील्ड्स के बारे में पता चला जो साइकोलॉजी में है, जैसे जीडियाट्रिक्स होता है, जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं टू हेल्प लीन इनटू द चेंजिंग ट्रांजिशंस ऑफ देयर लाइफ, राइट? उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी, रिसर्च, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कई सारी चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज मिली। और उस टाइम क्या होता था कि हमको रिसर्च करने को भी कहा जाता था कि रिसर्च करिए, थीसिस लिखिए, लोगों से बातचीत करिए, एक्सपेरिमेंट्स करिए, तो बहुत एक्सपोजर मिला। फिर मुझे लगा कि दैट आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, आई वांट टू स्पेशलाइज इन दिस फील्ड ओनली, राइट? क्योंकि उससे पहले मेरा ख्याल स्पेशलाइज करने का नहीं था, मुझे बस ऐसे सब्जेक्ट एक्सप्लोर करना था। फिर मुझे लगा ओके, मे बी दिस फील्ड इज़ वेरी गुड एक्चुअली. It helps you to understand people and their minds, their behavior in great detail. So I started doing masters. Okay. Then I got into masters in psychology. Yes. और वहाँ पर जो मुझे एक्सपोजर मिला उसकी तो मैं क्या बात कहूँ। अच्छा। मैंने स्पेशल नीड्स इंस्टीट्यूट के साथ वर्क किया, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंदर वर्क किया, तो वहाँ पर मैंने साइकोलॉजी में कैरियर्स को बहुत डीपली एक्सप्लोर किया। एग्जैक्टली साइकोलॉजी होता क्या है, हम डिफाइन कैसे करते हैं, एंड व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू? तो अगर हम साइकोलॉजी एज अ वर्ड देखें तो साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइक एंड लोगोस, ठीक है? सो लोगोस जो बाकी बायोलॉजी, जूलॉजी, स्टडी, ठीक है? और किस चीज़ की स्टडी? साइंस और सोल, ठीक है? या तो ऑल्दो ये डेफिनेशन बहुत पहले इवॉल्व हुई थी, पर वो सोल की जगह अब वो माइंड और बिहेवियर की स्टडी हो गया है। नाउ वी स्टडी माइंड एंड बिहेवियर। यस, द कोर टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी, माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है?
लोग जैसे बिहेव करते हैं या लोग जैसा सोचते हैं उसके पीछे अंडरलाइन कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या हैं, ठीक है, दिमाग में क्या चल रहा है जिसकी वजह से लोग जैसे बिहेव कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। इसके साथ साथ आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी आप जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं उस चीज़ का प्रभाव आप पे कैसे पड़ रहा है और आप पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसको आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, उसका रेस्पॉन्स हम कैसे दे रहे हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, ठीक है, पहले तो मेरे थिंकिंग प्रोसेसेस, ठीक है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, फिर मेरा वातावरण, ठीक है, इन दोनों का इंटरैक्शन होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे दो बच्चे फेल होते हैं एक क्लास में, ठीक है, लेकिन दोनों बच्चे एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे। यस। एक बच्चा बहुत डरा हुआ होगा, मैं घर जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, है ना, मुझे मार पड़ेगी। I mean, कुछ फैमिलीज में होता है, सब फैमिलीज में नहीं, ठीक है। एक बच्चा बहुत रिलैक्स्ड होगा, चलता है, होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काम है ये देखना कि ये दो बच्चे हैं, ये अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। ये स्टडी करता है साइकोलॉजिस्ट, ये हम स्टडी करते हैं क्या रीजंस है इसका, ठीक है। अगर आप पहले बच्चे का केस देखेंगे तो वहाँ क्या एनवायरमेंटल फैक्टर है, पेरेंट्स, फियर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसके अंदर के क्या भाव हो रहे हैं, फियर, ठीक है। दूसरे बच्चे के केस में शायद फैमिली प्रेशर इतना ना हो, अच्छा, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत काम है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन आ जाता है एनवायरमेंट और पर्सन का, फैमिली एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, जॉब एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ पर भी आप रहते हैं, आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपका एनवायरनमेंट बन जाता है। और यही स्टडी एक हम चैनलाइज वे में करें तो वो साइकोलॉजी बन जाती है। जी, तो हम इसको क्या करते हैं सर कि देखिए ऑब्जर्वेशन तो हर इंसान करता है, ठीक है, लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं, हम उसको बहुत सिस्टमैटिकली और वेरीफाइबल तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आम आदमी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, या मान लीजिए इन बच्चों का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। हम क्या करेंगे, उन बच्चों को अलग अलग सेटिंग में स्टडी करेंगे, ठीक है, यानी जो पहला केस में लेट्स से उसको हम कहते हैं चाइल्ड ए, ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं चाइल्ड बी, जस्ट समझने के तरीके से, ठीक है। तो चाइल्ड ए को अगर हम सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे स्कूल में वो कैसा बिहेव करता है, घर में कैसे बिहेव करता है, दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करता है, ठीक है। अगर इस बच्चे को अगर हम हॉस्टल में शिफ्ट कर दें तो क्या इसका फियर वगैरह उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बाहर के फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है, जो हमारी स्टडी में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही वेरीफाइबल तरीके से, यानी जिस चीज़ को दूसरा साइकोलॉजिस्ट भी वेरीफाई कर सकता है। या बीच में एक बात पूछना चाहूँगा कि इफ़ वी आर डूइंग स्टडी ऑफ चाइल्ड ए बी सी एंड अदर्स, तो क्या आप कोई ऐसा डेटा क्रिएट करते हैं जिसको हम क्योंकि साइंस में तो ये कहा जाता है कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसका एक डेटा क्रिएट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो क्या उनका एक डेटा भी क्रिएट होता है। बिल्कुल सर, रिसर्च है सर, रिसर्च मैं कैसे प्रूव करूंगी कि जो मैंने स्टडी करा है उसका कुछ मोटिव था या उसका कुछ रिजल्ट निकल के आया। इसे ही हम कहते हैं इट शुड बी मेजरेबल एंड वेरीफाइबल रिजल्ट। मेजरेबल तो क्या टूल्स एंड टेक्निक्स इसमें यूज की जाती हैं बिहेवियर को मेजर करने के लिए। पहले हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है, मुझे क्या स्टडी करना है। मान लीजिए मुझे इस स्कूल सेटिंग में स्ट्रेस को स्टडी करना है। अच्छा, स्ट्रेस में क्या स्टडी करना है, मुझे थोड़ा कंसाइज होना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रेस किस तरह का है, किस तरीके का स्ट्रेस, जैसे मैं एकेडमिक स्ट्रेस की बात करूं, ठीक है, या इंटरपर्सनल स्ट्रेस की बात करती हूँ। इंटरपर्सनल यानी लोगों के बीच रिलेशनशिप से जो स्ट्रेस पैदा होता है, ठीक है, जो उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मैं एकेडमिक स्ट्रेस ले रही हूँ तो मैंने अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि मुझे एकेडमिक स्ट्रेस स्टडी करना है। किस सेटिंग में, स्कूल सेटिंग में। अब क्या करूँगी मैं, जब मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है, अब मुझे प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिसर्च कहीं भी करें, वो पूरा जो साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं, वो हमें पूरा फॉलो करने पड़ते हैं। आप प्रॉब्लम सेट करते हैं, प्रॉब्लम सेट करने के बाद आप रिसर्च टूल सेलेक्ट करते हैं कि क्या टूल्स यूज़ करने हैं मुझे डेटा कलेक्ट करने के लिए। मुझे क्या ऑब्जर्वेशन यूज़ करना है, सर्वे करना है, या फिर मुझे इंटरव्यू करना है, तो मैं क्या सिलेक्ट कर रही हूँ। वो सिलेक्शन होने के बाद मैं एक्चुअल स्टडी करूँगी एज अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर उससे जो मेरे को डेटा मिलता है उस डेटा पे मैं स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करूँगी।
ठीक है। तो स्टैटिकल टूल्स मेरी क्या मदद करेंगे कि जो रिजल्ट निकल के आएगा वो वेरीफाइबल और टेस्टेबल होगा, उसको कोई टेस्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं ये देखूंगी जो मेरी हाइपोथेसिस थी क्या वो प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक बहुत साइंटिफिक तरीके से रिसर्च किया जाता है किसी भी फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि हम आज फोकस अपना करियर गाइडेंस है, तो कोई स्टूडेंट जो 12th पास करता है वो कहाँ से साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करेगा और कहाँ तक पढ़ सकता है? देखिए, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट अगर आपके स्कूल में 11th या 12th में अवेलेबल है देन वेरी गुड। ओके। नहीं तो बैचलर्स में भी आप साइकोलॉजी से सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी लोकल यूनिवर्सिटी जो एक्रीकेटेड हो यूजीसी से, ठीक है, तो आप वहाँ से बैचलर्स कर सकते हैं, उसमें आपका साइकोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे बीए ऑनर्स करें, बीएससी ऑनर्स करें, या फिर साइकोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट लें अपने बीए और बीएससी में, ठीक है, वो आपका चॉइस है। जब आप मास्टर्स करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेक्ट करती हैं कि आपने बीए ऑनर्स किया हो साइकोलॉजी में, कुछ यूनिवर्सिटी तो एक्सपेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं, बस यूनिवर्सिटी एग्रीगेटेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है। मास्टर्स में आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं, इस पे मैं आऊँगा अभी। मास्टर्स तक पहुँच गए, बिल्कुल। क्या ये माना जाता है, जैसे स्टूडेंट चॉइस करते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हर स्टेट में अपने अपने अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली में श्री राम गर्ल्स कॉलेज हो गया, श्री राम गर्ल्स कॉलेज, ठीक है, क्राइस्ट कॉलेज हो गया मुंबई में। इसी तरीके से हर स्टेट्स के अपने अपने कॉलेजेस हैं। मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगी कि वो ये एक्सप्लोर करें कि जब वो मास्टर्स करने जा रहे हैं वहाँ इंटर्नशिप ऑप्शंस कितने ऑफर करते हैं। यस यस यस। ठीक है, उसका क्या बेनिफिट होता है? सर एक तो मुझे एक्सपोजर मिल जाता है एज अ स्टूडेंट, अच्छा। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब मुझे एक्सपोजर मिल जाता है तो मुझे करियर लाइन डिसाइड करने में हेल्प मिलती है, मेरे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, ओके। ठीक है। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करूं, मैंने जहां से मास्टर्स किया उन्होंने मुझे कई चीज़ें ऑफर करी। सो वी हैड अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हु वाज आल्सो अ कॉलेज काउंसलर। ओके। तो उनके अंडर मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटर्नशिप किया, तो मुझे काफ़ी नॉलेज हुआ कि अच्छा ये कहाँ का यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज इसके होते हैं। जिस तरीके से मैं आई डोंट गो आउटसाइड लाइक अ ब्लाइंड पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग, क्योंकि उसके पीछे एक बैकअप भी होना चाहिए, Backup प्लान होना होना चाहिए। चाहिए उस स्टूडेंट को, सपोर्ट सिस्टम, बिल्कुल। आगे रिसर्च किस किस फील्ड में की जा सकती है, अब उसके आपको बताने हैं एस्पेक्ट। देखिए, क्या होता है किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च का क्या गोल होता है? रिसर्च का गोल होता है टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेस्ट टॉपिक्स वो होते हैं कि जो ऑनगोइंग इश्यूज हैं, ओके। उसमें मैं नया आंसर क्या ऑफर कर सकता हूँ एज अ रिसर्चर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइंटिस्ट, राइट। तो ट्रॉमा ट्रॉमा है ना, जो डिजिटल एनवायरनमेंट है, डिजिटल एनवायरनमेंट एंड पर्सन इंटरेक्शन, ठीक है। इंक्रीज स्क्रीन टाइम और उसकी रिजल्टिंग लोनलीनेस, उसमें क्या रिलेशनशिप है, अच्छा। ठीक है। वर्क प्लेस प्रेशर, पोस्ट कोविड वर्क प्लेस एडजस्टमेंट। कि राजस्थान के गांव में कोई लड़की या लड़का बैठा हो किसी दूर ढाणी में, वो साइकोलॉजी कैसे पढ़े, उसको करियर ऑप्शन कैसे बनाए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत मैटर करते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू हम लार्जर पॉपुलेशन तक पहुंच सकते हैं। हाँ। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल जाती हूँ तो मैं पहुंच पाऊंगी एक बहुत छोटी पॉपुलेशन पर, लेकिन अगर मुझे एक्सपोज करना है अपने आप को या मुझे लोगों को साइकोलॉजी के बारे में और बताना है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू लार्जर पॉपुलेशन, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरे अंदर वो सोशल वर्क करने के लिए वो डिटर्मिनेशन और वो चाहत होनी चाहिए, वो बहुत कि इंपॉर्टेंट वो है। साइकोलॉजिस्ट गांव में जाके वर्क करे, लोगों बिल्कुल। के बीच रह के लोगों के उनकी बीच में। मेंटेलिटी को देखे। और जहाँ तक मुझे उन एरियाज में लगता है, स्पेशली वहाँ के बच्चों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, यस। ठीक है, उनको कैरियर ऑप्शंस के बारे में और एक्सपोज करना, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना, इंक्रीज। तो जैसे कभी उनको ये ना लगे कि हाँ मैं शहर के बच्चे से थोड़ा कम हूँ, हाँ, वो उसमें ये चीज आनी चाहिए। ये चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप पाएंगे क्या फ़र्क है इस शहर के एनवायरनमेंट और गांव के एनवायरनमेंट में, ठीक है। वहाँ से जो बच्चे आते हैं उनका मेन क्राइटेरिया होता है जॉब, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता, हाँ। सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो होशियार तो हो जाते हैं किसी कैरियर में, लेकिन खुद को प्रेजेंट करना, कहीं जाके पब्लिक स्पीकिंग करना, क्लाइंट से बात करना, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उसमें शार्पन नहीं हो जाते हैं।
तो ऐसे केसेस में हमको पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में भी उन बच्चों को ट्रेन करना। कि वो हाईली टैलेंटेड होते हैं, फिजिकल स्टेमिना काफ़ी अच्छा होता है। आप परफॉर्मेंस लेवल देखिए, आप जैसे आप बता रही हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है कि स्कूल्स में ये सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ओपन किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट आगे भी इसमें अपना करियर बना सके। और टॉक्स ऑर्गेनाइज की जाए, यस साइकोलॉजिस्ट यस, की सेशंस, वर्कशॉप्स की जाए, Workshops. टाइम मैनेजमेंट पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, सेल्फ अवेयरनेस पे, इमोशनल कोपिंग, ट्रॉमा कोपिंग, इन सब पे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाए बच्चों के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। सेशंस जब आप लेते हैं तब स्टूडेंट्स के मन का एक ओवरऑल व्यू मैं जानना चाह रहा था इस सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, जब मैं बच्चों के काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ तो मैं पाती हूँ स्ट्रेस काफ़ी हाई है। अच्छा, ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कैरियर की कंपटीशन इतना है, उनको लगता है मैं आगे चल के मैं क्या करूँगा, मैं कैसे compete करूँगा, हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ ऑन एज, ठीक है, जिससे मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ दूसरे लोगों से, तो आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ विद दैट न्यू स्किल दैट द वर्ल्ड और द कैरियर फील्ड नीड्स। दूसरी चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में। ओके, ठीक है, इमोशनल कोपिंग कहीं ना कहीं बहुत वीक हो गई है, कोप अप नहीं कर पाते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे मेरा फ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, उससे एकदम से डिप्रेस्ड हो जाएंगे, वो क्यों नहीं बात कर रहा है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी। ओवर थिंकिंग, यस। ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी, फिर उसका असर ये पड़ता है कि पढ़ाई पे भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, प्रॉब्लम्स के कोर पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि देयर इज अ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि इतना फोकस खुद को प्रेजेंट करने में है, स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, कि कैसे मैं पॉपुलर बनूं। क्योंकि वो जो रील्स देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। और स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, या यस यस बॉडी इमेज यस, के इशूज बहुत स्ट्रांग है। बॉडी इमेज। यस, अच्छा, ये क्या है? बॉडी इमेज यानी मैं अपने आप को किस तरीके से देखता हूँ, अच्छा, माई बॉडी, फिजिकली। फिजिकली मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। आप पाएंगे कि बॉडी इमेज कई बच्चों में बहुत डिस्टॉर्टेड है। अच्छा, ठीक है, तो जैसे सोशल मीडिया पे जिस तरीके की बॉडी को बहुत पॉपुलर माना जाता है, यू नो, इस तरीके का फिगर होना चाहिए। ठीक है, लड़कों के सिक्स पैक्स होने चाहिए, आपको ब्रॉडर चेस्ट होना चाहिए, एकदम फिट फ्लैम्बायंट इमेज। हाँ, ठीक है, तो वो आप पाएंगे कि इवन छोटे बच्चों में भी वो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। मैं स्कूल्स में देखती हूँ बच्चे एक दूसरे को बॉडी शेम भी करते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने भी सुना है, बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग करेंगे, थोड़ा सा कोई बच्चा प्लम्प है उसको चिढ़ाएंगे कि तुम मोटे हो, अलग अलग नाम दे देंगे। थोड़े कलरिज्म के इशू भी दिखते हैं, डार्क कलर को एक्सेप्ट करना सीखना, उसमें दिक्कत है। Yes, yes. है ना, तो आप पाएंगे जो बच्चे इस तरीके से बुली हो रहे हैं उन बच्चों का सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है। अगर कोई आपके पास इस तरह का स्टूडेंट आता है या उसके पेरेंट्स आपके पास लेके आते हैं, तो आप क्या टूल्स यूज़ करते हैं उसके साथ? देखिए, पहले मेरा जॉब होता है उसके साथ कनेक्ट करना सीखना, बच्चा कंफर्टेबल हो जाए पहले। ठीक है, क्योंकि आई एम अ स्ट्रेंजर फॉर दैट चाइल्ड, व्हाट विल दैट चाइल्ड टेल मी, Okay. राइट? सो फर्स्ट द चाइल्ड शुड बिकम कंफर्टेबल विथ मी, देन आई ट्राई टू एम्पैथाइज विद द चाइल्ड, राइट? फिर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, उससे बात करते हैं। उससे बातचीत करते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अक्सर हम पाएंगे कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका मेन कॉज होता है डिस्टॉर्टेड बिलीव्स। डिस्टॉर्टेड बिलीव्स। मैं किस तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँ। अच्छा, मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या है उसको देखने का? देखिए, आप बॉडी इमेज भी देखिए, बॉडी इमेज तो यहाँ है ना, बॉडी इमेज बाहर थोड़ी ना है। ठीक है, मेरे दिमाग में है मैं बहुत बुरा दिखता हूँ, अच्छा, ठीक है, मैं मोटा हूँ, राइट, आई एम नॉट टॉल इनफ, ठीक है, मेरे सर पे उतने बाल नहीं हैं, दिस इज ऑल माई परसेप्शन। यस यस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बातचीत के थ्रू उन परसेप्शंस को, उन बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, लॉजिकली उस बच्चे को ही बोलते हैं आप क्वेश्चन करिए, आपकी बिलीव कितनी सही है। धीरे धीरे वो बच्चा रिकॉग्नाइज करना सीखता है कि अच्छा, ये जो मैं बिलीव पाल रहा हूँ ये तो रियल है ही नहीं, ये तो मेरे दिमाग की बनाई हुई है। अपने आप में एक पॉजिटिव बॉडी इमेज, पॉजिटिव इमेज विद रिगार्ड टू माई स्किल्स, माई टैलेंट्स, हु आई एम एज अ पर्सन, वो डेवलप करना, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करना। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम देखते हैं ये बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट बनते हैं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, और बाकी बच्चों की तरह दे आर एबल टू एडजस्ट इजीली इन द क्लास। यस। और फिर उसके बाद हम टीचर्स को एनकरेज करते हैं, पेरेंट्स को एनकरेज करते हैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, और ये देखने के लिए कि कहीं ना कहीं वो बुलिंग कंटिन्यूअस ना हो। हाँ, वो जरूरी है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा काउंसलर के पास आता है, काउंसलर तो उसकी हेल्प कर रहा है पर एनवायरनमेंट तो चेंज नहीं हुआ है, बुलिंग तो कंटिन्यूड है।
तो यहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स काम करते हैं, टीचर्स, पेरेंट, द चाइल्ड हु इज कमिंग टू मी, आई एज अ काउंसलर, पीयर ग्रुप जो है उसका, पीयर ग्रुप। फिर इसके साथ साथ एज अ काउंसलर आई विल टेक वर्कशॉप ऑन बॉडी इमेज इन द क्लास। तो सारे ऑस्पेक्ट्स हम कवर करते हैं कि जिससे एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आए और एनवायरनमेंट थोड़ा सपोर्टिव बने, साथ ही साथ बच्चे का सेल्फ एक्सप्लोरेशन बढ़े, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और उसके बाद वो अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करना सीखे। बहुत अच्छी बात बताई। पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना, हमें हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को पता चले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल। तो अभी आपने बताया कि जो रूरल एनवायरनमेंट है उसमें हम साइकोलॉजी को कैसे पहुंचाएं, सेशंस लेकर, इस तरह की चीज़ें। तो मैं जहाँ भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं और इस तरह के सेशन ऑर्गेनाइज करवाने चाहते हैं तो शुभांगी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की मदद होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मीडियम के थ्रू हो। स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एक काउंसलर, साइकोलॉजिकल काउंसलर का क्या रोल होता है और वो कैसे हेल्प कर सकता है? हर स्कूल में काउंसलर होना ही यस चाहिए। यस, काउंसलिंग सेल्स डेवलप होते हैं, बिल्कुल। साथ साथ स्पेशल एजुकेटर भी होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल एजुकेटर। तो ये स्पेशल एजुकेटर और जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है या स्कूल काउंसलर है, स्कूल्स में एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे फ्री एनवायरनमेंट में अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकें एंड दे आर एबल टू अचीव देयर हाईएस्ट पोटेंशियल, वेदर इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, एजुकेशन, कहीं पर भी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काम होता है, बहुत एक हॉलिस्टिक वर्क हम करते हैं। ठीक है। एक आपके होते हैं तो हम काउंसलिंग सेशंस तो हम लेते ही हैं, जो इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस हैं। उसके साथ साथ क्लासेस में वर्कशॉप्स लेना, जिससे मैं पहले करी थी, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है। हाउ टू कोप विद स्ट्रेस। ठीक है। हाउ टू कोप विद चेंजेस हैपनिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एडोलेसेंट स्टेज यस, जो है, इसको स्ट्रेस एज कहा जाता है। आप लोगों के प्रयास से ही हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा इनिशिएटिव ले कि सारे स्कूलों में तो नहीं, एक मेन जो स्कूल है वहाँ पर हम इस तरह की काउंसलिंग सेल्स, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में, ये जरूर खोली जाए। इंडिया के हर कोने में इसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ फील्ड पहुंचाया जाए, हाँ जिससे बच्चों को हेल्प मिल सके। हाँ। ठीक है। अगर हम इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री की तरह देखना चाहते हैं तो हमें चाहिए एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट पॉपुलेशन। बिल्कुल, जो बात आप कह रही हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट, ये लोग सिमिलर होते हैं या अलग अलग होते हैं? देखिए, फील्ड तो सिमिलर है लेकिन क्वालिफिकेशंस दोनों की अलग अलग होती हैं। अच्छा और थोड़ा वर्क में भी डिफरेंस होता है। तो जो MBBS करने के बाद MD साइकेट्री करते हैं, अच्छा अच्छा। तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और वो सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस पे वर्क करते हैं। सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस, ओके। पैरानोया हो गया, जहाँ पर इंसान का रियलिटी से कॉन्टैक्ट टूट जाता है। ठीक है। ऐसे केस में एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन नॉट वर्क डायरेक्टली अगर वो प्रॉब्लम बहुत सिवियर है, तो वहाँ मेडिकेशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके, कुछ डिप्रेशन के केसेस में भी मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो वहाँ साइकेट्रिस्ट का रोल बहुत बड़ा होता है। जो साइकोलॉजिस्ट है वो मास्टर्स करके स्पेशलाइज करता है अलग थेरेपीज़ में। वो या तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट होता है। वो अलग अलग फील्ड में वर्क करता है लोगों को थेरेपी और काउंसलिंग के थ्रू हेल्प करने में। अच्छा। थ्रू टॉक थेरेपी, थ्रू हिप्नोथेरेपी, थ्रू क्वांटम हीलिंग, थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कई सारी थेरेपीज हैं, उनके थ्रू वो लोगों को मदद करता है खुद को समझने में। क्वांटम हीलिंग, जी। मैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, तो क्वांटम फिजिक्स तो हमने पढ़ी है, पर क्वांटम थेरेपी क्या होती है? देखिए, आया ये जो शब्द है ना, ये वहीं से है। अच्छा, वहाँ से है। जी। आपने ची वर्ड सुना है? जी। ची या प्राणा? हाँ, यस। ठीक है। दैट इज लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स या एनर्जी। ठीक है। तो क्वांटम हीलिंग में हम अज्यूम करते हैं कि ये जो लाइफ फोर्स है ये अपने आप में एक हीलिंग फोर्स है। ओके। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटेंशन के थ्रू एनर्जी बैलेंस करते हैं बॉडी की। अच्छा जी। तो जो एनर्जी बैलेंस होता है उससे हम पेन रिलीव कर सकते हैं, इमोशनल ट्रॉमा भी रिलीव कर सकते हैं। तो इट वर्क्स इन कंजुगेशन विद अदर थेरेपीज एंड विद द अदर काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स दैट आर ऑनगोइंग। दैट इज क्वांटम थेरेपी। दैट इज क्वांटम हीलिंग। यस। ओके, मतलब फिजिक्स का रोल यहाँ पर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आया ही वो उस फील्ड से है, एक्चुअली उसके एसोसिएशन में। यानी क्वांटम कोर, किसी भी इंसान का कोर, पार्टिकल, किसी इंसान का जो कोर है, अगर आप वही चेंज करेंगे तो ओवरऑल
आपको चेंजेस मिलेंगे, फील होगा। फील होंगे जी। ओके, ऐसे कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड या इंडियन जो काफ़ी फेमस हैं जिनको पढ़ा जा सकता है? देखिए सर, ये साइकोलॉजी एज अ फील्ड डेवलप नहीं होती जब तक कई जो साइकोलॉजिस्ट हमारी हिस्ट्री में आए हैं वो अपना रोल प्ले नहीं करते। ओके। तो अगर मैं इंटरनेशनल लेवल में बात करूं, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे विलियम वुंट, विलियम वुंड, जिन्होंने पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो लैब है वो एस्टेब्लिश करी थी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब। यस, ओके। तो ही वाज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। यस, उसके बाद आइवन पावलोव हो गए, साइकोएनालिटिक्स स्कूल के जो फादर हैं हमारे, सिगमंड फ्राइड, जिसको कई लोग जानते हैं। सिगमंड फ्राइड, जी, यस। ठीक है। तो उन्होंने माइंड और बिहेवियर के अलग अलग एस्पेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन दिया है। अच्छा। तो जैसे एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आया, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए दूसरा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आया कि नहीं, साइकोलॉजी में ये स्टडी भी होना चाहिए। अच्छा। तो इन सब के एफर्ट से साइकोलॉजी एज अ प्रॉपर, हाँ, तो जो हम आज एज अ सब्जेक्ट देख रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स। ओके। उसके बाद उसको जो इंडिया में लेकर आए हैं, जैसे डॉक्टर अनंत सेन गुप्ता हैं, डॉक्टर बोस हैं, ऐसे कई सारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं जो इंडिया में उस फील्ड को लेकर आए हैं, उन्होंने एक्सप्लोर किया है। और आजकल के ज़माने में हम साइकोलॉजी को विद आर एंशिएंट साइंस भी रिलेट कर रहे हैं। जैसे हमारे उपनिषद्स हो गए, वेदास हो गए। उनके अंदर भी ऐसे कंटेंट मिलता है, क्योंकि वो जैसे पतंजलि का आप योग दर्शन पढ़ें या कणाद का सांख्य दर्शन पढ़ें, तो साइकोलॉजी के कुछ ना कुछ जिसको बोलते हैं डिस्कोर्सेज, वो आपको वहाँ मिलेंगे, क्योंकि वेद हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी वहाँ भी थी। उसके बाद ये ज्ञान का जो नॉलेज का जो फ्लो हुआ वो वहाँ से ही हुआ है। बिल्कुल सर, आप पाएंगे कि हमारे व्यू पॉइंट में, जब हम इंडियन व्यू पॉइंट की बात करते हैं, हम ह्यूमन को एज अ बीइंग, होल बीइंग देखते हैं, Whole being। उसको डिसइंटीग्रेट नहीं करते हैं। अच्छा। हम ये कहते हैं कि हर चीज़ कनेक्टेड है। हाँ। ठीक है, तो क्वांटम हीलिंग में जब हम कोर पे काम करते हैं, हम ओवरऑल हॉलिस्टिक वेलबींग पे काम कर रहे हैं। शुरू से वेस्टर्न साइकोलॉजी का ये इशू रहा है कि उन्होंने जैसे कैटेगराइजेशन पे बहुत फोकस किया है, तो वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके जैसे चीज़ों को स्टडी करते हैं। फॉर अस अ बीइंग इज अ होल बीइंग। और मेरी पर्सनल ओपिनियन में कहा जाए तो मेरे हिसाब से साइकोलॉजी का जो बर्थ हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन रूट्स के थ्रू वो कॉन्सेप्ट्स जो आए हैं वो आए हैं, पर उनको फॉर्मलाइज जो किया है वो वेस्टर्न साइंस ने किया है। शुभांगी, अभी मौसम चल रहा है एग्जाम्स का, और एग्जाम्स हो भी चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स के चल भी रहे हैं, और अभी बारी आएगी कई जगह सब्जेक्ट सिलेक्शंस की, कॉलेज सिलेक्शन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेक्शन की। ऐसे में पेरेंट्स को कैसे गाइड करेंगे आप? देखिए, अक्सर क्या होता है, एज एन इंडियन पेरेंट हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, है ना, लेकिन उसे एज अ सेपरेट इंडिविजुअल नहीं देख पाते हैं। अच्छा। हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे या मेरे सपने पूरे करे। तो ऐसे केस में जब हम उस पर कोई फील थोपते हैं, क्योंकि मैं कई बच्चों को एक्चुअली देखती हूँ अपने सेशंस में, बहुत स्ट्रेस होके आते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं इंजीनियरिंग ही करूँ, यस, हाँ, यही बात मैं पूछना चाह रहा जबकि वो मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ पर जाना चाहता हूँ, पर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं यही करूँ, है ना। तो एक तो वो चीज़ ना करें, अपने बच्चे के पोटेंशियल को पहचानें। हाँ। आपका बच्चा किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, आपका काम है उसे प्रैक्टिकली ओरिएंट करना। ओके। कि फाइनेंशियली तुम्हारे लिए क्या सही है, उसको गाइड करना। लेकिन अल्टीमेटली वो क्या कैरियर चॉइस करना चाहता है, ये उस बच्चे का अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट डिसीजन लेने की स्थिति में ना हो, तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उसके जो आसपास लोग हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, पोटेंशियल पहचानिए। हाँ, वो हेल्प कर सकते हैं। वो हेल्प कर सकते हैं, पोटेंशियल पहचानिए, उसको गाइड करिए। जैसे मेरी मदर हैं एक्चुअली, सो माई मदर वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। ओके। एथलेटिक थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, कबड्डी हो गई, हॉकी हो गया, शी वॉज वेरी गुड। अगर वो उस फील्ड में जाती तो वो बहुत सक्सेसफुल होती, जबकि उन्होंने टीचिंग लाइन चुना है, ठीक है, बिकॉज एट दैट टाइम दोज रिसोर्सेज वर नॉट अवेलेबल। यस। पोटेंशियल पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चा अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन वो फील्ड उसके लिए सही होनी चाहिए और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये तो बहुत केयरफुल हमें वॉच करना पड़ेगा जब उसकी स्कूल जर्नी रहती है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स मस्ट केयरफुली वॉच, टीचर मस्ट केयरफुली वॉच। और आपको ये चीज़ें ना, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आपको ग्रेड 2 ग्रेड 5 इसमें ही दिखना शुरू हो जाते हैं पोटेंशियल। हाँ, आजकल थोड़ा सा ऐसा आपको कई बार ऐसा दिखेगा, अच्छा मेरा बच्चा तो पब्लिक स्पीकिंग कर लेता है, उसकी वो काफ़ी डीप सोचता है कुछ चीज़ों में, है ना, या आप पाएंगे कि वो मैथ्स में बड़ा अच्छा है, ठीक है, या प्रैक्टिकल नॉलेज उसको बहुत अच्छी है,
या लोगों को इंटरपर्सनल स्टडी नहीं होती है, लोगों को ऑब्जर्व करना, सामने वाले की क्या नीड है वो समझ जाना, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अच्छा इसमें क्या करियर हो सकता है। देखिए पोटेंशियल कई तरीके के होते हैं और अलग अलग कैरियर्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल किसी कैरियर में हो सकता है, जैसे अगर मैं अपनी साइकोलॉजी की फील्ड की बात करूँ, एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आई नीड टू बी लॉजिकल, आई नीड टू हैव गुड ऑब्जर्वेशनल स्किल, ठीक है, आई नीड गुड इंटरपर्सनल स्किल, आई नीड टू हैव एम्पैथी, ठीक है, एट द सेम टाइम आई नीड द स्किल टू बी एन इफेक्टिव रिसर्चर ऑल्सो, ओके, ठीक है, तो एज अ कम्युनिकेटर ऑल्सो, राइट। तो ये पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने ये पोटेंशियल्स मुझ में जब मैं छोटी थी तब से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, यस यस, ठीक है। तो तब बाद में जाके मुझे समझ में आया अच्छा इस फील्ड में मैं ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकती हूँ। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल मेरे अंदर क्या है और वो कौन सी फील्ड से मैच कर रहा है, ये हमें थोड़ा मिक्स एंड मैच करके देखना पड़ता है। तो जिसको टीचर बनना चाहिए वो पुलिस में चला जाता है, जिसको पुलिस में जाना चाहिए वो कोई शॉप खोलता है, और जिसको शॉप खोलनी चाहिए वो कुछ और करने लगता है। क्योंकि देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, जब मेरे अंदर किसी फील्ड के लिए वो पोटेंशियल नहीं है तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, और फिर मैं अपने आप को बाकी जो लोग हैं मेरे आसपास उनसे भी कंपेयर करती हूँ, मेरे को लगता है मैं उससे कम हूँ, फिर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, और उसके साथ साथ मेरी इंटरपर्सनल लाइफ पे बड़ा असर पड़ता है क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मैं अब स्ट्रेस आके अपने बीवी बच्चों पे भी उतार सकता हूँ। मैच्योर एज में तो हम ये भी सोचते हैं कि काउंसलर के पास जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि हमारे खुद के एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि हम अपनी काउंसलिंग खुद ही करने लगते हैं। ऐसा मैंने फील किया है। गर्ल्स के साथ एब्यूजिंग या गर्ल्स के साथ ऐसी घटनाएं जिनसे उनके मेंटल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो मेरा सच में ये भी पूछने का मन था कि हम उन गर्ल्स को कैसे काउंसिल करें जिससे कि वापस वो सोसाइटी में लौटें और अपने टैलेंट को शो करें। देखिए सबसे पहले मेरा मैसेज है पेरेंट्स के लिए, ठीक है। पहले तो जब बच्चियाँ छोटी होती हैं उन्हें बचपन से एम्पावर करें। बियॉन्ड योर जेंडर यू आर अ पर्सन, हाँ, यू आर अ पर्सन, यू आर अ पर्सन। आपका जेंडर आपको डिफाइन नहीं करता है। तो जिस तरीके से आप अपने बेटे से डील करेंगे वैसे अपनी बेटी से करिए, उसको स्ट्रांग बनाइए, कॉन्फिडेंट बनाइए, ठीक है, समझदार बनाइए, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए कि जिससे वो इन चीज़ों से पहले बच सके या कोपिंग मैकेनिज्म्स उसके पास, सेल्फ डिफेंस सिखाइए, हर तरीके से फिजिकली मेंटली इमोशनली उसे स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। क्योंकि सर ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं तो ट्रॉमा में उस इंसान की पर्सनालिटी या उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना वो मैटर करता है कि वो कैसे बाहर आएगा उसके। क्योंकि हम जिस संस्कृति में भारतीय समाज में रहते हैं, अगर कोई ऐसी घटना किसी बच्ची के साथ, बालिका के साथ हो जाती है, तो ऐसे में एक साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल? देखिए सर एक बहुत बड़ा रोल हम ये प्ले करते हैं कि पहले उसे धीरे धीरे कंफर्टेबल करना, क्योंकि ट्रॉमा के बाद ना एक डिस्ट्रेस पैदा हो जाता है। आसानी से जो ट्रॉमा एसोसिएटेड पर्सन है वो ट्रस्ट नहीं कर पाता सामने वाले पे, ठीक है। उसके लिए इमोशनली ओपन अप होना भी डिफिकल्ट हो जाता है। पहले थोड़ा हम कंफर्टेबल करते हैं उसको एम्पैथी के थ्रू, रैपो बिल्डिंग के थ्रू, फिर धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन एक्सपोजर थेरेपी हो गया, कॉग्निटिव थेरेपी हो गया, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं ट्रॉमा से बाहर आने के लिए। और उसके साथ साथ हम एम्पावरमेंट पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे और फैमिली काउंसलिंग करते हैं साथ साथ, जिससे एनवायरनमेंट भी उसके लिए अच्छा बना रहे और देयर शुड बी अ सपोर्ट सिस्टम फॉर दैट पर्सन। यस, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ केसेस सपोर्ट सिस्टम मैटर्स। सपोर्ट सिस्टम मैटर्स, सपोर्ट सिस्टम मैटर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर खाली रोल एक साइकोलॉजिस्ट का नहीं है, यहाँ पर फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है। मदर फादर एक तरह से नेचुरल साइकोलॉजिस्ट होते हैं क्योंकि उनको पता होता है अपने बच्चे के बारे में। तो यहाँ पर हम फैमिली काउंसलिंग भी साथ साथ करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से बात करना है। इसके लिए ट्रिगर वर्ड्स क्या होते हैं, कई बार ट्रॉमा में ट्रिगर वर्ड्स होते हैं। अच्छा, क्या है? जैसे ट्रिगर वर्ड्स होते हैं सर कि कुछ वर्ड्स जो मुझे एकदम से कोई मेरा इमोशनल या ट्रॉमा एकदम से वो ऊपर आ जाए, है ना, बस्ट हो जाए एकदम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक केस बताती हूँ। एक लड़की थी, शी हैड गॉन थ्रू अ वेरी ब्रूटल सिचुएशन, राइट। सो दैट गर्ल वाज सो स्कैर्ड, उसको इतना फियर डेवलप हो गया था कि उसको कोई आदमी की गलती से शैडो भी दिख गई, वो शी यूज्ड टू हाइड अंडर अ ब्लैंकेट। अच्छा, ठीक है। ऐसे केस में अगर मैं मैन, ठीक है, या उससे एसोसिएटेड कोई वर्ड यूज कर रही हूँ तो उसके लिए ट्रिगर वर्ड हो सकते हैं।
अच्छा अच्छा। या जिस सिचुएशन उसके साथ हुआ है, कई बार हमारा जो मेंटल एसोसिएशन डेवलप हो जाती है उन जगहों से, तो हमारा फियर उन चीज़ों से भी जुड़ जाता है, तो वो कुछ ट्रिगर वर्ड्स या ट्रिगर स्टिमुलस बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझना, तो फैमिली को लैंग्वेज बहुत केयरफुली यूज़ करनी चाहिए उसके आगे। ज़ोर से आवाज़ में नहीं, धीमे आवाज़ में, बहुत प्यार से, कंफर्टेबल बना के उसे, कंपैशन के साथ बातचीत करना। तो कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है फैमिली का घर पे। माइंडसेट चेंज होता है, ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ। तो साइकोलॉजी को पढ़ना खुद की भी हेल्प करना है, सोसाइटी की भी हेल्प करना है और अपने आसपास के लोगों की हेल्प करना है। तो डिटॉक्स में आज आप आए, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी नॉलेजफुल बातें आपने बताई। Thank you so much, sir, for inviting me. And thank you, viewers, for listening to me. Thank you so much. तो दोस्तों, आज डिटॉक्स पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो में हमारे साथ थी शुभांगी सिंह, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। बहुत अच्छी नॉलेज उन्होंने प्रोवाइड की, काफ़ी हेल्पफुल वो बातें रहेंगी आपके लिए। डिटॉक्स पर इसी तरह से इंटेलेक्चुअल टॉक्स आपके लिए, हाईली नॉलेजफुल टॉक्स का सिलसिला जारी रहेगा। आपका प्यार हमें कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू हमें शो करिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशनल लेवल बढ़े, हमें भी साइकोलॉजिकली काफ़ी अच्छा लगे। तो सभी को नमस्कार, अपना पूरा अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। दिस इज दिनकर शर्मा फ्रॉम डिटॉक्स, पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो।